कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाते हैं जो औरों से अलग होता है। उसके माता पिता उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लाते हैं जो ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल भी चलाता था। वो उनसे कहता है, आपका बेटा स्पेशल है, वो टैलेंटेड है और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ जिससे वो आगे जाके सोसाइटी में आराम से एडजस्ट हो सकेगा। इस लड़के का नाम होता है क्रिस। क्रिस एक पजल सॉल्व कर रहा होता है और उसका एक पीस नीचे गिर जाता है जिससे क्रिस परेशान होने लगता है। तभी एक लड़की उसे वो पीस देती है और वो शांत हो जाता है। इसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं। अब क्रिस बड़ा हो चुका है और वो एक अकाउंटेंट है। वो अपने नए क्लाइंट की टैक्स बचाने में मदद करता है जिससे वो काफी खुश होते हैं। वो क्रिस को अपने फार्म पे फिशिंग के लिए बुलाते हैं और उसे अपने बैकयार्ड में स्नाइपिंग करने की परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ विंसेंट, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके डायरेक्टर रे किंग वो ट्रेजरी डाटा एनालिस्ट करने वाली मैरी बेथ मदीना को बुलाते हैं और मदीना ने अपने पास में जो भी गैर कानूनी काम किए हैं उनको लेकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। रे मदीना को ऑर्डर्स देते हैं कि वो वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस लोगों के लिए अकाउंटेंट का काम करने वाले इस आदमी का पता लगाए। मदीना इस काम के लिए इनकार भी नहीं कर सकती वरना उसे जेल भिजवा दिया जाएगा उसके पास के काम के लिए। सबूत के तौर पर सिर्फ मदीना के पास कुछ फोटोज और एक रिकॉर्डिंग है जिससे उस अकाउंटेंट का पता लगाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद हमें क्रिस का डेली शेड्यूल देखने को मिलता है जिसमें वो घर जाकर डिनर करने के बाद डेली लाउड म्यूजिक के साथ फ्लैश लाइट ऑन करके अपने आप को तपाता है। फिर कहानी चली जाती है क्रिस के चाइल्डहुड में, जहाँ उसकी मॉम उसको और उसकी फैमिली को इसलिए छोड़कर जा रही है क्योंकि उनका बेटा अब नॉर्मल है और वो नहीं चाहती कि दुनिया उसका फायदा उठाए। अब इस चीज को देखने के बाद क्रिस बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन उसके पिता ने उसे संभाला और अब कहानी फिर से वर्तमान समय में चली आती है और हम क्रिस को देखते हैं उन्हीं बुरे लोगों का फार्म में जहाँ पर अपनी गन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ पर उसके निशाने को देखने के बाद हमें पता लगता है कि क्रिस एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है। लेकिन अब प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से क्रिस निकल जाता है और वो एक खुफिया जगह पे जाता है जहाँ पर अपनी बंदूक को रखता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बंदूक है और उसके साथ साथ बहुत ही महंगी महंगी पेंटिंग्स और यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, वो भी अलग अलग देशों की करेंसी में। और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बंदूकें भी है। फिर सब कुछ रखने के बाद अब क्रिस अपने घर चला जाता है। तब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता लगता है कि क्रिस जेल में था और जेल में उसकी मुलाकात हुई फ्रांसिस नाम के एक आदमी से जो एक बहुत ही बेहतरीन अकाउंटेंट था और वो सारे के सारे क्रिमिनल्स के पैसों को हैंडल करता था जिनके पास बेतादाद पैसे थे। इसीलिए वो क्रिस को सारी चीजें सिखाने लगता है और क्रिस का दिमाग बहुत ही तेज है, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी इन सारी चीजों को सीख जाता है। और कहानी फिर से चली आती है वर्तमान समय में और यहाँ पे क्रिस को एक औरत का कॉल आता है जो उसे कहती है कि अब कुछ लोगों को तुम पे शक होने लगा है, इसीलिए अब तुम अपने लिए नॉर्मल क्लाइंट्स चुनो ताकि किसी को भी तुम पे शक ना हो। तब क्रिस कहता है कि वो इस चीज का ध्यान रखेगा और अब वो पहुंचता है अपने अगले क्लाइंट के पास और इन क्लाइंट्स का रोबोटिक प्रोस्थेटिक की कंपनी है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि कोई उनके पैसों में घपला कर रहा है और वो बहुत दिनों से कर रहा है, इसीलिए वो लोग इस चीज का पता लगाना चाहते हैं। और क्रिस भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं कल सुबह से काम शुरू कर दूंगा। तभी हम मेडिना को देखते हैं जो क्रिस को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पे उसके पास कुछ तस्वीरें हैं, इसीलिए अब उन्हें भेजती है फेस मैपिंग के लिए ताकि वो हर जगह पे पता लगा सके कि क्रिस कहाँ कहाँ पर नजर आया है। तभी हम ब्रैक्स नाम के एक हिटमैन को देखते हैं और वो एक आदमी को धमका रहा होता है क्योंकि आदमी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। फिर वो इस आदमी को टॉर्चर करता है और अपनी शर्त मानने पे मजबूर कर देता है और इससे हमें पता लगता है कि आदमी कितना खतरनाक है। इस आदमी का नाम है ब्रैक्स। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो अगली सुबह उसी कंपनी में पहुंचता है जहाँ पे उसे काम करना है। तब वो वहाँ पे एक महिला को देखता है जो सो रही होती है। तब वो उसे जगाता है। फिर वो बताती है कि उसका नाम है डाना और वो इस कंपनी की अकाउंटेंट है और उसने सबसे पहले इस चीज को देखा था कि कोई न कोई इनके पैसों के साथ घपला कर रहा है। कंपनी के अकाउंट्स देखने लगता है और उसे काम करते करते रात हो जाती है। वहीं मदीना वो रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, वो रिकॉर्डिंग को क्लियर करती है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है और वो आवाज इतनी धीरे होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उस ऑडियो को म्यूजिक सिस्टम में चलाती है और जो कविता क्रिस बचपन में कहता था वो कविता वो उस समय दोहरा रहा था जब उसने टोनी को मारा था। अगले दिन डेना ऑफिस आती है। क्रिस सारी रात यहीं था। वो डेना को बताता है 10 साल से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है पर प्रॉफिट नीचे जा रहे हैं, जबकि कंपनी कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही। रॉ मटेरियल्स और लेबर कॉस्ट भी नहीं बढ़ी है। फिर पैसा जा खा रहा है। कोई पैसे को स्लीविट मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक कंपनी में ट्रांसफर कर रहा है। डेना कहती है ये ट्रांजैक्शन उसी ने ऑथराइज किए हैं और उसे ऐसा करने के लिए एड ने कहा था। तभी रीटा वहाँ आती है जो कि नमार की बहन है। क्रिस उसे बताता है टोटल $61 मिलियन मिसिंग है। वो पूछती है क्या उसे पता चल गया ये किसने किया है, जिस पे क्रिस कहता है अभी नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। वहीं एड को दिखाते हैं। वो अपने घर में होता है। ब्रैक्स किचन में उसका इंतजार कर रहा होता है। हेड डायबिटिक है। ब्रैक्स उसे इंसुलिन की 2 बोतल देता है। वो कहता है एड को अपनी जान लेनी होगी, लेकिन ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, मर्डर नहीं। ब्रैक्स के साथ वहाँ 2 आदमी और थे। वो उसे डराता है अगर एड ने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी वाइफ को मार देगा। अगले दिन जब क्रिस ऑफिस आता है तो कॉन्फ्रेंस रूम साफ हो चुका होता है।
उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी लमार आता है। वो क्रिस को उसके कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस अमाउंट देता है और उसे इन्वेस्टिगेशन बंद करने को कहता है। एड उसका दोस्त था और उसकी मौत से वो बहुत दुखी होता है। उसी कपल के फार्म पे शूटिंग प्रैक्टिस करने पहुंचता है। तभी उसे वो टाइम याद आता है जब क्रिस और ब्रैक्स की ट्रेनिंग चल रही थी। उनके पिता भी वहीं होते हैं। वो दोनों थक चुके थे। तभी उनका ट्रेनर कहता है आज के लिए इतना काफी है, लेकिन उनके पिता कहते हैं इन्हें मजबूत बनना होगा। और क्रिस एक बार फिर खड़ा होता है। वहीं जो गाड़ी उसका पीछा कर रही थी उस फार्म की तरफ आती है। उसमें वही 2 आदमी होते हैं जो ब्रैक्स के साथ थे। वो यहाँ क्रिस को मारने आए थे। उनमें से एक आदमी उस औरत को बाहर ले जाता है और उसे क्रिस को बुलाने को कहता है, लेकिन क्रिस उसे मार देता है। दूसरे आदमी की ये देख के फट जाती है। वो उस औरत को लेके गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन क्रिस गाड़ी के टायर को उड़ा देता है। इसके बाद वो आदमी उस कपल को लेके उनकी गाड़ी में वहां से भागने लगता है। वो क्रिस पर गोली चलाता है और वो बुरा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी क्रिस गाड़ी पे चढ़ जाता है और गाड़ी का शीशा तोड़ के उसे पीछे खींच लेता है और वो दोनों गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। वो आदमी चाकू निकालता है और क्रिस अपनी बेल्ट। क्रिस उसे मारने से पहले पूछता है उसे किसने भेजा है। वो आदमी उसे डेना की फोटो दिखाता है। वो कहता है कोई तुम दोनों को मारना चाहता है। वो बूढ़ा कपल ये सब देखता रह जाता है। क्रिस वहां से निकलता है। वो अपनी हैंडलर को उसकी आइडेंटिटी मिटाने को कहता है। वो कहता है डेना की जान खतरे में है, लेकिन उसकी हैंडलर कहती है तुम अपना ट्रेलर लो और चले जाओ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। लेकिन क्रिस उसे डेना का एड्रेस और फोन नंबर पता करने को कहता है। वहीं डेना को दिखाते हैं। वो अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी क्रिस वहां पहुंचता है। एक आदमी डेना के पीछे लिफ्ट में जाता है और क्रिस उसे देख लेता है। क्रिस पीछे के रास्ते से बिल्डिंग में घुसता है और सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वहीं डेना लिफ्ट से बाहर आती है और वो आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। 2 आदमी बिल्डिंग वर्कर्स की ड्रेस में वहां आते हैं और डेना के पीछे उसके घर में घुस जाते हैं। डेना उनसे बचने के लिए बाथरूम में चली जाती है। क्रिस बाहर खड़े 2 आदमियों को उन्हीं की गन से मार देता है और दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही एक आदमी दरवाजा खोलता है क्रिस उसे भी मार देता है। वहीं दूसरा आदमी बाथरूम में डेना को मारने वाला होता है। तभी क्रिस आ जाता है और उसे भी मार देता है। क्रिस को देख के डेना हैरान होती है। वो कहता है हमें जाना होगा। वहीं ब्रैक्स को पता चलता है उसकी टीम जो किसी अकाउंटेंट को मारने गई थी मर चुकी है। वहीं क्रिस डेना को लेकर अपने ट्रेलर में पहुंचता है। डेना कंफ्यूज होती है। वो कहती है उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। क्रिस कहता है पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो उसे ट्रेलर में बाहर रुकने को कहता है और खुद अंदर चला जाता है, लेकिन डेना अंदर घुस जाती है। वहाँ वो क्रिस के हथियार देख लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्रिस है कौन। वो उस ट्रेलर के बारे में पूछती है। वो कहता है मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं। वो पूछते हैं तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। क्रिस कहता है इस ट्रेलर में उसकी जरूरत की सारी चीजें हैं, वो जब चाहे इसे लेके यहाँ से निकल सकता है। वो डेना से कहता है लेकिन हमें अभी यहाँ से जाना होगा। वहीं मडीना को दिखाते हैं। वो अभी भी क्रिस को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। क्रिस और डेना एक होटल में जाते हैं। डेना क्रिस का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। क्रिस डेना को बताता है उसके पिता आर्मी में थे। उन्हें लगता था जब मैं बड़ा होऊंगा तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे, पर इन्हीं बातों के दौरान वो पता लगा लेता है कि रीता ही अपनी कंपनी से पैसे चुराकर उसके शेयर्स के दाम बढ़ा रही थी, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। ये एक तरह का ब्लैक मनी इन्वेस्टमेंट था। अब यहाँ पर यह सवाल उठा कि रीता को पता था कि क्रिस इस बात का पता लगा लेगा, तो उसने उसे नौकरी पर क्यों रखा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्रिस रीता से मिलने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसकी अनआइडेंटिफाइड वुमेन की वॉइस फिर से उसे इस मैटर से दूर रहने के लिए कहती है। क्रिस को पूछती है कि वो उस लड़की को 1 हफ्ते से जानता है, वो उसके लिए सब क्यों कर रहा है। क्रिस उस सवाल का जवाब न देते हुए कहता है डाना को मारने वाले लोगों के सर में वो गोली मारना चाहता है। बस इन सब बातों के बाद जब वो रीता के घर के पास पहुंचता है तो उस पर वो हिटमैन ब्रैक्स हमला करता है। जब तक क्रिस रीता के पास पहुंचता ब्रैक्स उसे हेड में शूट करके जा चुका था। अब उसके सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। तभी क्रिस का ध्यान लमार पर जाता है, क्योंकि रीता के मरने के बाद तो पूरी कंपनी का मालिक वही हुआ ना। इधर मरीना ने IRS रिकॉर्ड्स के जरिए क्रिस्टियन वुल्फ की आइडेंटिटी का पता लगा लिया, क्योंकि सारे बड़े लोगों के पैसे उसी ने मैनेज कराए थे। मरीना को उसके ऑफिस का पता चल गया और उसी से उसके घर का। क्रिस के घर पर FBI पहुंच चुकी है। उन्हें उसके बैकयार्ड में हाईटेक कैमरा मिलते हैं जो उसे पल पल की खबर देते हैं। क्रिस के घर में रखी डेंट वाली थर्मस देखकर रे को सब कुछ समझ आ जाता है। और दूसरी तरफ ब्रैक्स ने लमार को बचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपने बेस्ट शूटर फाइटर बुला लिए थे और वो खुद भी एक बहुत अच्छा हिटमैन था। वहाँ क्रिस के घर पर रे किंग मडीना से इसकी स्टोरी सुनता है और फिर उसे ये जो उलझी हुई कहानी है इसके बारे में बताता है कि जिस दिन गम्बिनो फैमिली के 9 मेंबर्स का मर्डर हुआ उस समय रे किंग वहीं पर था। वो उस कलर के पीछे पीछे गया। किलर ने सबको मारने के बाद गन रे किंग के हेड पर रख दी। किलर ने उससे पूछा क्या वो एक अच्छा डैड है। रे किंग ने जवाब दिया हाँ वो एक अच्छा डैड है। तो किलर उसे वहीं पर छोड़कर चला गया।
उस दिन उसकी मुलाकात हुई थी अकाउंटेंट से। वो समय रे किंग के लिए सबसे ज्यादा डरावना था। उसकी मौत और जिंदगी अकाउंटेंट की एक गोली पर निर्भर करती थी। रे बताता है कि क्रिस एक कैदी था आर्मी जेल में, क्योंकि वो आर्मी में था अपने फादर के साथ। वो जेल में इसलिए गया क्योंकि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो उसके फ्यूनरल पर उसको और उसके फादर को उसकी माँ के सेकंड हस्बैंड द्वारा बाहर निकाले जाने पर क्रिस ने लोगों को मारा, जिसमें पुलिस भी शामिल थी, और उसको बचाते हुए उसके फादर को गोली लग गई। क्रिस ने अकाउंटिंग फ्रांसिस से सीखी, जो कि ब्लैक मनी को मैनेज करने और माफिया फैमिली गम्बिनो का 40 सालों से अकाउंटेंट था। फिर जब गम्बिनो फैमिली ने फ्रांसिस को मारने की कोशिश की, तब फ्रांसिस प्रोटेक्शन पाने के लिए FBI का इन्फॉर्मेंट बन गया। जेल में उसकी मुलाकात क्रिस से हुई। उनके बहुत अच्छे इमोशनल रिलेशनशिप बन गए थे। लेकिन जब फ्रांसिस जेल से बाहर निकला तो पुलिस ने उसे वादा की हुई प्रोटेक्शन नहीं दी और गम्बिनो फैमिली ने उसे किडनैप करके उसे बुरी तरह टॉर्चर किया और मार दिया। फिर ये बात जब किसी गार्ड के थ्रू क्रिस को पता चली, तब वो थर्मस गार्ड के माथे पर मारकर थर्ड फ्लोर से कूदकर जेल से भाग गया। रे किंग बताता है कि क्रिस आया, उसने गम्बिनो फैमिली को खत्म किया, पर उसे वहीं पर जिंदा छोड़ दिया। उस इंसिडेंट ने उसकी लाइफ बदल दी। इसके बाद जब रे अपना काम हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था, तब उसे एक कॉल आया। उस वुमेन ने उसे बताया कि वो अकाउंटेंट के लिए काम करती है। इसके बाद जो भी क्रिमिनल अकाउंटेंट का मोरल कोड तोड़ता, उसकी इन्फॉर्मेशन वो वाइज वुमेन रे किंग को दे देती, जिससे उसे केस सॉल्व करने में मदद मिलती। और उन सारे केसेस को सॉल्व करने की वजह से ही रे किंग फिनसेन का डायरेक्टर बना। मरीना ये सब सुनने के बाद रे से पूछती है कि ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो। रे बताता है कि उसकी रिटायरमेंट के बाद किसी को तो उसकी जगह लेनी होगी। फिर क्रिस के घर का फोन बजता है और उस पर एक वॉइस मरीना को लिविंग रोबोटिक्स के बारे में बताती है। फाइनली क्रिस लमार के मेंशन पहुंच जाता है और वहां पर जितने भी हिटमैन के आदमी होते हैं उन्हें अपनी फाइटिंग और शूटिंग स्किल से मार देता है। पर उस बैटल के दौरान हिटमैन क्रिस के सोलोमन ग्रांडे रैन गाने से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो उसका बड़ा भाई क्रिश्चियन है। ये कहानी में बहुत बड़ा सस्पेंस खुलता है कि ब्रैक्स ही क्रिश्चियन वुल्फ का छोटा भाई है। उन्होंने एक दूसरे को तब से नहीं देखा था जब से क्रिस को जेल हुई थी। ब्रैक्सटन क्रिस से मिलकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे मारने लगता है। ब्रैक्सटन उसे ब्लेम करता है कि उसकी वजह से ही उनके फादर की डेथ हुई। ब्रैक्स यहाँ से जाने लगता है। तब ब्रैक्स कहता है कि अगर मुझे तुम्हें ढूंढना हो तब मैं कैसे ढूंढूंगा। तब क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा, और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तभी हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर मानसिक तौर पर बीमार बच्चों का इलाज किया जाता है। और यहीं पे एक नया बच्चा आया है और उसे भी ऑटिज्म की बीमारी है और उसके माता पिता उसे यहाँ पे लेकर के आया है। तब वो बच्चा एक कमरे में जाता है और उसे वहाँ पे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम है जस्टिन। और जस्टिन वही बच्ची है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसने क्रिस को पजल उठा करके दिया था। और ये वही संस्थान है जहाँ पर क्रिस अपने सारे के सारे पैसे डोनेट करता है। तभी हम जस्टिन के पिता को देखते हैं तो जस्टिन के बारे में बताते हैं कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज है, इसीलिए एक मशीन उसके लिए बातें करता है जिसे वो कंप्यूटर से कमांड देती है। और हमें पता लगता है कि जस्टिन वही लड़की है जिससे क्रिस बात करता है। और जस्टिन ये सारी की सारी जानकारियाँ रे को देती है। तभी हम डेना को देखते हैं और अब डेना को एक कुरियर मिलता है और उसके अंदर एक बहुत ही महंगी पेंटिंग होती है। ये वही पेंटिंग है जिसे डेना ने क्रिस के पास देखा था। और डेना को ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, इसीलिए क्रिस ने उसे ये पेंटिंग दी थी। और अब हम फिर से क्रिस को देखते हैं जो उस टेलर को लेकर के जा रहा है जिसमें उसके सारे पैसे और सारे के सारे हथियार है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।